गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे जो हम एनाटॉमी कर रहे हैं, एनाटॉमी में जो फ्रॉग की करवा रही हूँ, दो ही सिस्टम बचते हैं अभी। एक हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम। पहले मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता देती हूँ, उसके बाद नर्वस सिस्टम का भी मैं ओवरव्यू आपको बता दूंगी। ठीक है। अब बच्चे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो फ्रॉग वेल डेवलप्ड एनिमल्स में आता है। वेल डेवलप्ड अगर ना भी बोले तो फिर भी मॉडरेटली डेवलप्ड एनिमल्स में आता है। तो उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अलग रहते हैं, फीमेल के अलग रहते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होते, मेल के मेल में होते हैं, फीमेल के फीमेल में होते हैं। ठीक है। तो इसके हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग से करने हैं। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, फिर हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, जैसे कि जितने भी मेल होते हैं जिनमें टेस्टिस जो है मेन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता है, तो इनके केस में भी वन पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब दो टेस्टिस होती हैं और वो किडनी के साथ अटैच। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई हुई, ये किडनी है, यहाँ पे टेस्टिस जो है अटैच्ड रहती हैं। ठीक है, किडनी के साथ टेस्टिस अटैच्ड है। और टेस्टिस से फर्दर अराइज क्या होता है? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस से अराइज होती है और जिसका काम क्या होता है? टेस्टिस मान लो ये है वासा इफ्रेंशिया। इसके अंदर बने हैं स्पर्म। स्पर्म को कैरी करने का काम कौन करता है? वासा इफ्रेंशिया, जो टेस्टिस के साथ अटैच है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है। अब यहाँ से वासा इफ्रेंशिया इनके पीछे पीछे बिहाइंड रन करता है, आके फिर यहाँ से यूरेथ्रा में ओपन होता है और यूरेथ्रा जाके किसमें? कोलाइकल चैम्बर। यहाँ पे कोलाइकल चैम्बर होता है, कोलाइकल चैम्बर में होता है जो ओपन आउटसाइड हो जाता है बॉडी के बाहर। ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक पेयर ऑफ टेस्टिस, दो किडनी है, मतलब दो किडनी के साथ दो टेस्टिस अटैच्ड हैं। उसके बाद वासा इफ्रेंशिया अराइज होता है टेस्टिस से, जिसका काम क्या होता है? स्पर्म को कैरी करना। और स्पर्म को कैरी करके लेके जाता है, फाइनली जाके ओपन होता है कोलाइकल चैम्बर में। कोलाइकल चैम्बर में जब स्पर्म्स ओपन हो गए, फिर कोलाइका जो मतलब ओपनिंग है उसके थ्रू बॉडी के आउटसाइड चले जाएंगे। ठीक है। कोई भी कोपुलेटरी ऑर्गन, जैसे ह्यूमंस में पेनिस होता है, ठीक है, और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, लेकिन इनमें कोई भी कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। ठीक है। कोलाइकल चैम्बर में जाके स्पर्म्स होंगे और वो कोलाइका के थ्रू आउटसाइड द बॉडी चले जाएंगे। उसी तरह अब अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवरीज हैं। जैसे उसमें टेस्टिस हैं तो इसमें एक पेयर ओवरी का है जो किसके साथ अटैच है? एज इट इज किडनी के साथ अटैच है। और ओवरीज फिर ओपन किस में होती हैं? ओविडक्ट में ओपन होती हैं। ओविडक्ट फर्दर ओविडक्टरी कैनाल में ओपन होता है। ओविडक्टरी कैनाल जाके कोलाइकल चैम्बर में ओपन हो जाता है। ठीक है। जैसे कि ये टेस्टिस है ना, टेस्टिस मैंने बताई हुई है, उसी तरह से ओवरीज भी किडनी के साथ अटैच हैं। और जैसे टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया अराइज हो रहा था, इसमें से ओविडक्ट कैनाल अराइज होती है, या ओविडक्ट ओविडक्ट अराइज होती है। यहाँ से भी ओविडक्ट अराइज हो रही है, दोनों मिलेंगी एक जगह पे, उसको ओविडक्टरी कैनाल बोलेंगे। ओविडक्टरी कैनाल फाइनली कोलाइकल चैम्बर में ओपन होगी और कोलाइकल चैम्बर जो है आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है। ठीक है। अब बच्चे जैसे हमारे में फीमेल्स में वजाइना होता है, सर्विक्स होता है, यूट्रस होता है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है। खैर वो तो कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन में अलग से बताती हूँ, अभी जस्ट याद रख लो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होते हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में होते हैं। ठीक है। तो बच्चे दोनों की ओपनिंग किस में हो रही है? कोलाइकल चैम्बर। कोलाइकल चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है जिसमें रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी होती है, जिसमें यूरिन की ओपनिंग भी होती है, और जिसमें डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट, डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है उसकी ओपनिंग भी होती है। यहाँ पे सारा कुछ इकट्ठा होता है, फिर एक अपर्चर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज होता है। कोलाइका मैंने पहले भी बताया था, कोलाइका सिर्फ हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यूरिनोजेनाइटल, जेनाइटल जेनिटेलिया भी यहीं पे ओपन होते हैं। जेनाइटल मतलब जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, और यूरिन वगैरह भी यहीं पे आके ओपन होता है, इसलिए इसको कॉमन क्या बोलते हैं? हम कोलाइका बोलते हैं। अब बच्चे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमने देखना है थोड़ा बहुत कॉपुलेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और मेटामॉर्फोसिस के बारे में। कॉपुलेशन की बात करें तो बच्चे ब्रीडिंग सीजन जब भी आता है, ब्रीडिंग सीजन पर्टिकुलरली इनका कौन सा होता है? मानसून का सीजन जो होता है, जब रेनफॉल हो रही होती है। ठीक है। ब्रीडिंग सीजन में क्या करता है? मेल फ्रॉग क्रॉकिंग शो करता है। क्रॉकिंग आपने सुनी होगी, बड़ी आवाज आती है जब बारिशें ही हो रही होती है। मानसून का सीजन जब पानी ज्यादा होता है, उस सीजन में मेंढक काफी ज्यादा बोल रहे होते हैं, और मेंढकों में ना वो मेल जो है वो क्रॉकिंग शो कर रहा होता है। और जितनी इंटेंस क्रॉकिंग, मतलब जितनी ज्यादा क्रॉकिंग होगी, उसी मेल की तरफ फीमेल्स जो हैं अट्रैक्ट होती हैं। फीमेल्स को ये आवाज अच्छी लगती है, फीमेल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और फिर क्या उसके बाद होती है कॉपुलेशन। अब बच्चे कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है? मैंने आपको ना स्टार्टिंग में जब मॉर्फोलॉजी कराई थी, मैंने बताया था कि जो
नप्चियल पैड बने होते हैं। मेल का जो फीट होता है ना, उस फीट में नप्चियल पैड होते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल की बॉडी के साथ स्टिक करता है। ठीक है, अब बच्चे इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन तो होता नहीं। कॉपुलेटरी ऑर्गन ना तो मेल में है ना फीमेल में है, तो कॉपुलेशन तो नहीं होगी। लेकिन ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो गई, उसके बाद क्या होगा, मेल जो है फीमेल की बेली को प्रेस करता है, बेली को प्रेस करेगा, और फिर उसी टाइम पे स्पर्म भी रिलीज होंगे और उसी टाइम पे ओवम भी रिलीज होगा आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, तो कॉपुलेशन नहीं होगी। सिर्फ जो है मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग की बेली को प्रेस करेगा, फीमेल जो है वो क्या रिलीज करेगी, ओवम रिलीज करेगी, मेल जो है स्पर्म रिलीज करेगा आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब आउटसाइड द बॉडी जब रिलीज हो गए तो मतलब फर्टिलाइजेशन कौन सी होगी, फर्टिलाइजेशन होगी एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, बॉडी के बाहर होगी। अब मुझे फर्टिलाइजेशन जब होगी तो फ्रॉग क्या करती हैं, प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, या तो कुछ जेली स्क्रीशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि ये स्पर्म और एग दोनों रिलीज हुए, इसके अराउंड में जेली स्क्रीशन क्रिएट कर देंगे, या फिर इसके अराउंड में कुछ फोम सी क्रिएट करते हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं प्रोटेक्शन के। फ्रॉग क्या करती हैं या एम्फीबियंस क्या करते हैं, अपने एग्स को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, आउटसाइड द बॉडी। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, हमारे पास एक जाइगोट बन चुका है, तो जाइगोट के बाद फर्दर डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट इनमें कौन सी होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व होती है, और जो लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं हम टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा का बच्चे क्या फीचर है, सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक नेचर का होता है। ऐसा ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, मोस्टली एक्वेटिक नेचर का होता है। अगर इसको हम निकाल के लैंड पे रखेंगे तो वो मर जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक नेचर होता है, और उसमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फिन्स जैसे फिशेज में फिन्स होते हैं, मूवमेंट के लिए फिन्स होते हैं, और आराम से स्विमिंग शो करता है। ठीक है, और एक्टिव रहता है किसमें, पानी में। अब जो ये टैडपोल लार्वा है ये चेंज होता है फ्रॉग में। आप बच्चे खुद देखो, एक पतला इस तरह सा ब्लैक कलर का टैडपोल लार्वा है, इसने अच्छी खासी बड़ी मोटी ताजी फ्रॉग में चेंज होना है। और जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें ये टैडपोल लार्वा पूरा फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बच्चे मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लार्वल फॉर्म्स हैं या तो कुछ नए कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं, पुराने कैरेक्टर्स को डीजनरेट कराते हैं और एक एडल्ट बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस किस तरह से होगी, लार्वल फॉर्म क्या, वही जैसे मैंने बताया, डीजनरेशन करेगी कुछ एक ऑर्गन्स की और कुछ एक ऑर्गन्स नए बनाएगी। जैसे बच्चे मैंने बताया पतला लंबा सा ये लार्वा है टैडपोल लार्वा, मूवमेंट के लिए इसमें फिन्स बने हुए हैं, और इसमें और क्या है, गिल्स वगैरह हैं। इन ऑर्गन्स को वो डीजनरेट कर देगा, गिल को भी डीजनरेट करेगा, टेल को भी डीजनरेट करेगा, ये स्ट्रीमलाइंड मतलब पतली और लंबी बॉडी को भी वो डीजनरेट करेगा, और जैसे एक पतला लंबा स्ट्रीमलाइंड मोटा ताजा फ्रॉग बन जाएगा। ठीक है, ब्रॉड बॉडी डेवलप करेगा, पतली से ब्रॉड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, टेल वगैरह बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगी, और जो इसके हाइंड लिम्स थी उनमें वेब डेवलप हो जाएगी। जैसे ये लिम्स है ना, इसके बीच ये फोल्ड ऑफ स्किन डेवलप हो जाएगा ताकि स्विम कर सके, सिंक ना करे, डूबे ना। ठीक है, तो इस तरह से डिजिट्स में क्या डेवलप हो जाएगी, वेब डेवलप होगी, ब्रॉड बॉडी डेवलप होगी, और जो गिल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, और उसके बाद ये चीजें डीजनरेट होंगी तो हमारे पास एक अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें लार्वल फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होती हैं, किसमें, अडल्ट में। अब बच्चे लास्ट पे हमारे पास एक ही सिस्टम बचता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें बच्चे, वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब इसमें ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है, और ब्रेन की अगर बात करें, ब्रेन में फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। ठीक है, तीनों पार्ट जो हैं वो डेवलप हुए हुए। स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी रन करता है। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है कि सेंस ऑर्गन जो है, 3 मेन सेंस ऑर्गन डेवलप हैं, जैसे कि आईज हैं, नॉस्ट्रिल है और स्किन। ये 3 जो हैं सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, फ्रॉग के केस में 3 सेंस ऑर्गन डेवलप हुए हुए हैं। बाकी आपने ब्रेन, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन का कौन सा है, हाइंड ब्रेन का, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना। जस्ट एक शॉर्ट ओवरव्यू कराना है, सारे सिस्टम्स के बारे में लिखना होता है, इसलिए मैं जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने नहीं करनी। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कब करेंगे, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने सारे के सारे सिस्टम्स डिटेल में करने हैं, फ्रॉग के हमने डिटेल में नहीं करने। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक हमारी एनाटॉमी फ्रॉग की खत्म होती है। बड़ा लंबा सा हो गया ये टॉपिक, थोड़ा लंबा हो गया, लिखने में तो उतना है नहीं, लिखने में ज्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा लंबा खींच गया ये टॉपिक। तो हम यहीं तक रखते हैं एनाटॉमी या फ्रॉग को। उसके बाद हमारे पास कॉकरोच भी है और अर्थवॉर्म, इनके भी हमने मॉर्फोलॉजी भी करनी है और एनाटॉमी की भी करनी है। अब अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होगी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।